हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, नवीन प्रवृत्तियाँ और मुद्दे। इसी को कंटिन्यू करेंगे। हम इसके 10 पॉइंट पढ़ चुके थे। अब हम इसमें अगला पॉइंट पढ़ेंगे नंबर 11, यूरोप में विघटन की प्रवृत्ति। कि किस प्रकार से सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद की समाप्ति के बाद उदारीकरण और लोकतंत्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला, जिसके कारण संपूर्ण विश्व में शक्ति संतुलन गड़बड़ा गया। या फायदा देखें तो फायदे के रूप में अब संपूर्ण कार्य शांतिपूर्ण ढंग से किए जा रहे थे। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जहाँ साम्यवाद और सोवियत संघ दोनों में जो टकराव था या उसके कारण विश्व में जो तनाव था, अब वो तनाव समाप्त हो चुका था और इसी वजह से यूरोप का विघटन धीरे धीरे होता चला जा रहा था और अब सारे के सारे काम शांतिपूर्ण तरीके से ही हो रहे थे। अगला पॉइंट है नवीन संगठनों का आविर्भाव। इसका अर्थ ये होता है कि नए नए संगठन जो पहले सैनिक संगठन बने थे वो अब समाप्ति की कगार पे थे और विश्व अब नए संगठनों को अपना रहा था। उसमें नाम है जैसे सीटो, सेंटो, नाटो, वार्सा पैक्ट जैसे जो सैनिक संगठन पहले बन चुके थे वो अब अपनी गरिमा खो चुके थे। उनके स्थान पर नए संगठन आसियान, सार्क, ग्रुप 15, ग्रुप 24, ब्रिक्स आदि जैसे नए नए संगठनों का आविर्भाव हुआ, जिसके कारण अब विश्व व्यापार वार्ता यकायक बढ़ती नजर आई। कि नए संगठनों के आने से पूरे विश्व की जो व्यापार की दर थी वो लगातार बढ़ती चली गई और पुराने संगठनों का महत्व समाप्त हो गया। अगला पॉइंट है उत्तर और दक्षिण कोरिया एकीकरण पर सहमति। 14-15 जून 2000 दक्षिण और उत्तरी कोरिया ने एकीकरण की और ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए और आदिकाल से चली आ रही इस तनाव की परंपरा को उन्होंने समाप्त कर दिया और विभाजित परिवारों को फिर से मिलाने के लिए एक कोशिश की जा रही थी। इन कोशिशों की वजह से सारे परिवार अब मिल रहे थे और इनके ऐतिहासिक दस्तावेजों के जो प्रस्ताव थे उन सभी को भी अब व्यावसायिक योजनाओं में लगाए जा रहे थे। जैसे रेलवे क्रॉसिंग और समस्त कार्य प्रणालियों में भी शीघ्र से शीघ्र समानता लाने की बात की गई और समस्त आर्थिक प्रतिबंधों को भी समाप्त करने की घोषणा की गई। उत्तर और दक्षिणी कोरिया जो थे वो पूर्ण रूप से लंबे समय से तनाव की स्थिति में थे और जो तनाव और संघर्ष का जो परंपरा चली आ रही थी उस संघर्ष को समाप्त करके सन 2000 में 14-15 जून 2000 में एकीकरण के प्रस्ताव में उन्होंने सहमति बताई और उस सहमति की वजह से ही उत्तर दक्षिण कोरिया अब एक हो गए और इनकी जो लंबी समय से तनाव की जो परंपरा थी और जो विभाजित परिवार थे उन सबको एक होने का पुनः मौका मिला और समस्त कार्य प्रणालियाँ जिसमें बहुत सारे रेलवे क्रॉसिंग्स थी और बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध थे उन सबको समाप्त कर दिया गया और समानता की बात की गई। अगला पॉइंट है दुनिया में एशिया का बढ़ता प्रभाव। वैश्विक आर्थिक संकट से निकलने में शेष दुनिया की बजाय एशिया अब काफी तेजी से बढ़ता चला जा रहा था, जिसे विश्व ने महसूस किया। पिछले 5 वर्षों के ग्राफ में सकल घरेलू उत्पाद में चीन की भागीदारी 1/3 पहुंच गई है तथा कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता चीन, जापान और भारत के बिना अब संभव नहीं हो पाता।
अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारों में भी भारत व चीन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि जहां एशिया का प्रभाव विश्व में बढ़ता जा रहा है, चीन और भारत जो जनसंख्या विस्फोट के पर्याय है, यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट की वजह से हर घरेलू उत्पाद की मांग भी बहुत ज़्यादा मांग होने की वजह से एशिया में इनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है और इनका घरेलू सकल जो उत्पाद है वो लगातार 1/3 की भागीदारी से बढ़ता चला जा रहा है और आज इनकी स्थिति दुनिया में विशेष बन चुकी है। चाहे वो चीन हो, जापान हो या भारत हो, इन तीनों की साझेदारी के बिना कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता संभव नहीं हो पाता है। अगला है अरब देशों में जन क्रांतियां बनाम तानाशाही। मिस्र की जनता ने मात्र 18 दिनों के भीतर वर्षों की तानाशाही सरकार का अंत कर दिया था। लीबिया में भी कर्नल गद्दाफी के खिलाफ जन आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। फिलहाल निरंकुशता की हदें ये सरकारें जब पार कर चुकी थी तो अपने ही देश के लोगों ने अपने ही देशों के लोगों की लाशें बिछाना शुरू कर दिया। यमन, ईरान, सऊदी अरब की हर जगह तानाशाहों के खिलाफ गुस्सा जनता का अब चरम सीमा पर था, जिससे ये तानाशाह बर्बरतापूर्ण और आक्रामक रवैये को दबा रहे थे। तालिबान के पास न तो सत्ता के रूप में प्रबल विरोधी है और न ही ज़्यादा सक्रिय पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी। फिर भी इन तानाशाहों के खिलाफ पिछले 5-6 दशक में विरोध जाहिर हो रहा है और तानाशाहों की सरकार अब समाप्त हो रही है। अरब देशों में इतनी अधिक तानाशाही बढ़ चुकी थी, वहाँ की जो सरकारें थी, सरकार तो थी तानाशाही जो सरकारें थी, जैसे मिस्र का हम उदाहरण लेते हैं तो 18 दिनों के भीतर ही मिस्र की जनता ने तानाशाही सरकार का अंत कर दिया। लीबिया में भी कर्नल गद्दाफी के खिलाफ जन आंदोलन किया गया और यमन, ईरान और सऊदी अरब में भी लाशों के ढेर लगा दिए गए। अपनी ही जनता के लोग अपने ही लोगों के ढेर लगा रहे थे, लाशों के ढेर, जो बर्बरतापूर्ण और तानाशाही का ही एक मंजर था। इस मंजर की समाप्ति के लिए यकायक जो आक्रामक रवैया था उसे समाप्त किया गया, क्योंकि यहाँ पर पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी का अभाव था। इसलिए इन तानाशाहों को फिर भी यहाँ के लोगों ने समाप्त कर दिया, इन तानाशाहों की तानाशाही, और अब वहाँ पर भी जन क्रांतियाँ आक्रामक रूप में अपनाई गई और विश्व को एक नया रूप मिला। अगला है यूरोप में आतंकवाद। 13 नवंबर 1915 को पेरिस में और 22 मार्च 2016 को बेल्जियम में 2 आतंकी हमलों ने संकेत दे दिया और आईएसआई यूरोप के छोटे छोटे देशों को अपनी तरफ पैर फैलाने में नाकामयाब रहा। सीरिया में इस्लामी लड़ाके आतंकी माहौल को गर्म कर रहे थे तथा अफगानिस्तान से लेकर इराक तक ऐसे मुस्लिम देश थे जिनके खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व में युद्ध छेड़े गए। उनमें बेल्जियम समेत कई यूरोपीय देश भी शामिल हैं। तो 13 नवंबर 1915 और 22 मार्च 2016 को बेल्जियम में आतंकी हमलों की संकेत मिले और आईएसआई यूरोप के छोटे देशों की तरफ अपने पैर जहां फैलाने की कोशिश कर रहा था, वहीं इस्लामी लड़ाके आतंकवाद के माहौल को गर्म कर रहे थे और दूसरी तरफ अफगानिस्तान से लेकर इराक तक मुस्लिम देश ऐसे थे जिनके खिलाफ
अमेरिका के नेतृत्व में ऐसे ऐसे वो चलाए जा रहे थे, युद्ध चलाए जा रहे थे, जिनसे उनमें बेल्जियम समेत कई यूरोपीय देश शामिल थे। अगला है नई श्रेणी के परमाणु हथियार। अमेरिका, रूस और चीन आक्रामक शैली के परमाणु हथियारों की नई श्रेणी तैयार कर रहे हैं, जिन्हें देखकर विशेषज्ञ ऐसा मान रहे हैं कि 60 वर्ष से अधिक समय तक ही रही शांति के वातावरण का संतुलन बिगड़ सकता है। इस नई श्रेणी के हथियार का नाम है हाइपरसोनिक ग्लाइडर, जो अमेरिका व चीन बना चुके हैं। इनकी अल्ट्रा हाई स्पीड इतनी तेज है कि ये 1 घंटे में 27,358 किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं। अर्थात अब हमको ज्ञात है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय केवल अमेरिका के पास ही परमाणु हथियार थे और परमाणु हथियार की तकनीक केवल अमेरिका के पास होने के बाद वो तकनीक अब विश्व के अधिकांश महाशक्तियों के हाथों में पहुंच चुकी है। अतः अब अमेरिका और अन्य महाशक्तियां नई श्रेणी के परमाणु हथियारों को बना रही हैं, जिससे जो 60 वर्षों तक की शांति रही है, यानी 1945 से बाद से लेकर अब तक की जो शांति रही है, उस शांति को अब खतरा महसूस हो रहा है और हो सकता है आने वाले समय में कहीं ना कहीं इन हथियारों का प्रयोग किया जाए। इस नई श्रेणी के हथियार का नाम है हाइपरसोनिक ग्लाइडर, जो अमेरिका और चीन बना रहे हैं। इनकी अल्ट्रा हाई स्पीड 1 घंटे में 27,358 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। अर्थात इन 17 पॉइंट के माध्यम से हमने पढ़ा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कौन कौन सी नई प्रवृत्तियां और मुद्दे उभर रहे हैं। ये तो मेन है, बहुत सारी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं जिनका जिक्र इसमें नहीं है। हमारे पास अभी तक का अपडेट नहीं है, लेकिन फिर भी ये बेसिक मुद्दे हैं जिनको हम इस पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये लेसन समाप्त होता है।